अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 4 स्टोशियोमेट्री टॉपिक 4.1 मोल। What is mole? The mole is the SI unit for counting particles in chemistry. 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे कि डेली लाइफ में हम डोज़न को 12 की इक्वल लेते हैं, हमें कोई कहता है कि ये 1 डोज़न है तो हमें आइडिया हो जाता है कि 1 डोज़न का मतलब ये 12 आइटम्स की बात कर रही हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हमें कोई 1 मोल कहता है कि 1 मोल पार्टिकल्स हैं या 1 मोल है तो हमें समझ में आ जाता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन की बात की जा रही है। जैसे कि कार्बन के 1 मोल कार्बन जो है वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स के। इसी तरह 1 मोल सोडियम में 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स होते हैं और 1 मोल वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैस एंड मोल रिलेशनशिप। एटॉमिक मैस या फार्मूला मैस या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये एक पार्टिकल का नहीं होता बल्कि ये 1 मोल सब्सटेंस का होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एटम का मैस जो है वो 16 है, तो ये जो 16 ग्राम मैस है ये एक ऑक्सीजन का नहीं होता बल्कि ये 1 मोल ऑक्सीजन का मैस होता है 16 ग्राम। या हम कह सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मैस जो होता है वो 16 ग्राम होता है। मोलर वॉल्यूम। What is molar volume? Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure. मतलब कि कोई भी गैस, जैसे आप हाइड्रोजन गैस ले लो और हाइड्रोजन गैस के आप 1 मोल ले लो तो 1 मोल का मतलब है उसमें कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। अगर आप इस गैस को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लो तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलर वॉल्यूम है, ये हर 1 मोल गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यही वॉल्यूम होता है। इस कन्वर्जन को यूज़ करके हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड गैस के अमोनिया गैस की और हम अमोनिया गैस कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। इट मीन्स के अमोनिया गैस कितनी यूज़ की गई है 1 मोल यूज़ की गई है क्योंकि 1 मोल का ही वॉल्यूम इतना होता है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम बहुत सारी इक्वेशंस एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4.1 है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे 2.5 मोल्स का वॉल्यूम पूछा हुआ है, लेकिन हमें आइडिया है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 है तो 2.5 मोल्स का वॉल्यूम क्या होगा, हम 1 मोल के वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट आंसर, दैट इज 56.035 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है डेंसिटी। आप सबको पता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि हम किसी भी गैस को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लें तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 होगा। जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को और हमने इन दोनों की डेंसिटी फाइंड करनी है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों के लिए हम फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों का 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम ही होता है 1 मोल के लिए। बट हमें पता है अगर वॉल्यूम सेम है तो हम किस तरह इन दोनों की डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक ही फैक्टर रह गया दैट इज़ मैस, क्योंकि मैस दोनों का 1 मोल का डिफरेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो फिर हम मैस के ज़रिए देख सकते हैं, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसका मैस कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम मैस चेक करें तो क्लोरीन का मैस ज़्यादा होता है, इट मीन्स क्लोरीन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन का मैस कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी।
नेक्स्ट है डेंसिटी एंड मोलर मास कैलकुलेशन। डेंसिटी क्या है, हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब डेंसिटी से हम क्या कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इस फार्मूला को यूज़ करके मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस विच हैज़ डेंसिटी 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमें उन्होंने गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 1.43 ग्राम्स प्रेजेंट होगा। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना प्रेजेंट है तो अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे कि 1 मोल में कितना मास होगा। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब ये है कि हम 1.43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.414 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32.032 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 1 मोल का जो मास है दैट इज़ 32 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें एक वॉल्यूम गिवन है 20 डेसीमीटर क्यूब और हमने फाइंड करना है कि 20 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। हमें पता है, हमें इक्वेशन हमें ये बताती है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल ऑफ एनी गैस प्रेजेंट होता है। तो अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 22.414। और अगर हमने 20 डेसीमीटर क्यूब के लिए फाइंड करना है तो इट मीन्स के हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है विथ 20 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89 मोल्स। इसका मतलब है कि 20 डेसीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन के इतने 0.89 मोल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल्स ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाई। अब उन्होंने मोल दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम बताना है। तो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो फिर 0.6 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम 22.414 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 से एंड वी विल गेट आंसर 13.44 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट डज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस। जब भी हम कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो हमें ये बताता है कि बेसिकली कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए हैं और कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि इस इक्वेशन का मतलब है कि जब 2 मोल्स H2 के रिएक्ट किए हैं विद 1 मोल ऑक्सीजन तो उसके रिज़ल्ट में 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं H2O के। या हम ये कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन का मास 2 मोल्स का देखें तो कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 4 ग्राम्स हो गया। इसी तरह एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 मोल्स का 32 ग्राम्स हो गया। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा 2 × 18 30 ग्राम्स आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे उसके रिज़ल्ट में 36 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। या इस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि जब 2 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट किया विद 22.414 ऑक्सीजन तो एज अ रिज़ल्ट 2 × 22.414 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ H2O का। तो इस तरह हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड एट STP।
हमें गिवन क्या है, पहले इक्वेशंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है 100 ग्राम मैग्नीशियम, आप इसके नीचे हम लिख लेते हैं 100 ग्राम मैग्नीशियम गिवन है। और हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन हो और आपको कोई भी मास गिवन हो तो आपने सबसे पहले मास को कन्वर्ट करना है उसके मोल में। यानी मैग्नीशियम का मास गिवन है तो आपने सबसे पहले मैग्नीशियम के मोल्स फाइंड करने हैं, और मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और हमें पता है कि मास गिवन है 100 और मैग्नीशियम का जो मोलर मास होता है 24। जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट आंसर 4.17। इसका मतलब है कि हमने मैग्नीशियम के 4.17 मोल यूज़ किए हैं और हमने फाइंड करना है उसके रिज़ल्ट में कितना वॉल्यूम बना। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमें मोल्स गिवन है तो हम मोल्स से मोल्स फाइंड करेंगे और फिर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने क्या करना है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो 1 मोल जब यूज़ होता है तो हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो अगर 1 मोल 1 प्रोड्यूस करेगा तो अगर हम 4.17 मोल यूज़ करेंगे तो वो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 4.17 हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेगा, 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए तो हमारे पास इजी कैलकुलेशन है कि 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP, then 4.17 mole will be equal to 22.414 into 4.17। तो जब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93.408 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें यही पता लग रहा है कि 1 NaCl जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो वो 1 Na पॉजिटिव आयन या 1 NCl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब 6.023 इंटू 10⁻23 NaCl डिज़ोल्व होंगे वाटर में तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे एंड 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करेंगे, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जब 58.5 ग्राम 58.5 किसका, सोडियम और क्लोरीन का हमने जब मास ऐड किया, सोडियम का मास था 23 और क्लोरीन का मास था 35.5, तो आंसर आया 58.5। इसी तरह सोडियम का मास होता है 23 और क्लोराइड आयन का मास, क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इट मीन्स कि जब हमने 58.5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया वाटर में तो उसके रिज़ल्ट में 23 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस हुआ और 35.5 ग्राम क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सेम वही इन्फॉर्मेशन हमने बताना है कि इसमें हमें ये बताया गया है कि हम C3H8 प्रोपेन को कहते हैं। तो अगर हम 1 मोल प्रोपेन को रिएक्ट करेंगे 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिज़ल्ट में 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टर्म्स मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, जबकि मोलर मास हम कहते हैं 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कहे कि H2O का जो है वो मॉलिक्यूलर मास क्या है तो हम कहेंगे 18 AMU। इसका मतलब है एक H2O के मॉलिक्यूलर मास का मतलब है ऑक्सीजन का मास प्लस H2 का मास जो 1 मॉलिक्यूल में है उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो है 18 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वाटर का मोलर मास क्या है तो मोलर मास का मतलब होगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास क्या होगा, तो वो इक्वल होता है 18 ग्राम
पर मोल के। तो ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप नीचे साथ साथ लिख लो। 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि कितना जिंक चाहिए। सबसे पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब से हम ये फाइंड करेंगे कि HCl कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम से और आंसर हमारे पास आता है 22.414 मोलर वॉल्यूम होता है ना, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.46 × 10⁻³ मोल। इसका मतलब HCl के कितने मोल हमने यूज़ किए, इतने। अब हम क्या करना है, HCl और जिंक की रेशो फाइंड करनी है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 HCl need 1 zinc। तो अगर 1 HCl need 1 zinc देन गिवन जो हमारे पास HCl है वो है 4.46 × 10⁻³ तो इट मीन्स कि जिंक कितना होगा, वो भी 4.46 × 10⁻³ मोल ही यूज़ हुआ होगा। अब हमने मोल फाइंड नहीं करने, हमने तो मैस फाइंड करना था और हमें पता है कि मैस के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मैस से और हमें पता है मोल्स हैं 4.46 × 10⁻³ और जो जिंक का मोलर मैस होता है दैट इज़ 65.4। तो मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर 0.291 ग्राम। तो इट मीन्स कि ये है जिंक का मैस। In a balanced chemical equation, the coefficient used are taken as mole that indicate the proportion to the next chemical in equation। इसका मतलब ये है जो कोफिशिएंट होता है वो पहले लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट 1CH4। तो इट मीन्स कि 1CH4 जब रिएक्ट करेंगे 2 ऑक्सीजन के 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 1 मोल कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स कि 1 मोल CO2 के प्रोड्यूस होते हैं एंड 2 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। How much MgO formed when 4 moles of magnesium reacts with excess of O2? Also calculate moles of O2 required। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिखा हुआ है हाउ मच MgO फॉर्म्ड, तो इट मीन्स कि MgO जो है वो प्रोडक्ट में आएगी, ठीक है। फॉर्म व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, इट मीन्स रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम है और दूसरा है ऑक्सीजन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे और मैग्नीशियम 2 हो गए तो मैग्नीशियम भी 2 ले लेंगे। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ किए बगैर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको बनाने आनी चाहिए। अब हमने ये देखा कि हाउ मच MgO फॉर्म्ड, मतलब हमने देखा है कि ये कितना फॉर्म हुआ है व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट, जब इतने 4 मोल्स हमने इसके लिए हैं विद एक्सेस ऑफ O2। तो हम पहले देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि Mg अगर हम 2 यूज़ करेंगे तो MgO कितने प्रोड्यूस होंगे, 2। तो इट मीन्स कि अगर हम 4 मोल्स यूज़ करेंगे तो कितने MgO प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल्स। तो इस तरह हम इजीली बता सकते हैं कि कितने मोल्स MgO के प्रोड्यूस होंगे। इस तरह हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम इनका मैस फाइंड करना है। मैस फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से और हम जब मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे MgO का मोलर मैस क्या होगा, 60 × 4 इज़ 240। तो इसका मतलब MgO के 240 ग्राम्स MgO प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अब हमें पता लग गया है कि 4 मोल्स अगर इसके हैं तो हमें पता है कि 4 मोल्स MgO के हैं। अब हमने फाइंड करना है कि O2 कितना रिक्वायर हुआ है। तो हमें पता है कि 2 मोल्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Mg और O को हम देखते हैं तो 2 Mg यूजेस 1 ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 को 1 की ज़रूरत है तो 1 को कितने की ज़रूरत होगी, 1/2। और यहाँ हमें गिवन कितने हैं, 4 मोल्स हैं तो 1 × 2 × 1/2 × 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ O2।
Next step, potassium chlorate is used in making matches and dyes. On decomposition, it produces KCl and oxygen. If 25 gram of KClO3 is decomposed, calculate the quantities of the following. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन कैसे बनाएंगे? KClO3 उन्होंने कहा डिकम्पोज होगा तो प्रोड्यूस होगा KCl, तो KCl और सेकेंड चीज़ क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन यानी कि O2. सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 3 ताकि ये दोनों सेम हो जाए. अब ऑक्सीजन तो सेम हो चुके हैं बट KCl जो है यहाँ पर 2 KCl हैं और यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमने इस तरह बैलेंस कर लिया. अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. गिवन है कि 25 ग्राम हमने KClO3 का लिया है और हमने ये फाइंड करना है कि कितना O2 प्रोड्यूस होगा. ठीक है, हमने 25 ग्राम से O2 कितना प्रोड्यूस होगा हमने वो फाइंड करना है. तो जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उन दोनों के दरमियान हम क्या लगाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 KClO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ O2. अब हमें 2 3 प्रोड्यूस करता है, तो हमें क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है, हमें क्वेश्चन में मास गिवन है. तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने मोल्स को, मास को मोल में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आपको मास को डिवाइड करना होगा, उसके मोलर मास है दैट इज़ 122.5 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.204 मोल्स. तो अगर 2 KClO3 3 ऑक्सीजन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तो 0.204 कितने प्रोड्यूस करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.306 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसे हम लोगों ने ऑक्सीजन फाइंड कर लिए. नेक्स्ट है हाउ मच मास इन ग्राम्स, मतलब हम लोगों ने मास इन ग्राम फाइंड करना है. तो मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मोलर मास से और मोल 0.306 आया और मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का 32 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 9.796 ग्राम्स. Next है CO can reduce iron oxide into iron metal. How many moles of CO are needed to reduce 5 moles of Fe2O3? मतलब हमें ये बताना है कि Fe2O3 अगर 5 मोल्स हैं तो उनके लिए हमें कितना CO रिक्वायर है ये फाइंड करना है. उसके लिए हम इनके दरमियान लाइन ड्रॉ करते हैं और अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि एक Fe3O2 जो है 1 मोल जो है वो 3 CO यूज़ कर रहा है. तो अगर 3 यूज़ कर रहा है तो क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि 5 मोल कितने यूज़ करेगा. तो 5 मोल यूज़ करेगा 3 × 5 दैट इज़ 15 मोल्स. Next है calculate amount of phosphine that can be prepared when 1 mole of calcium phosphide reacts with excess of H2O. हमने ये फाइंड करना है कि ये कितना PH3 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 जो कैल्शियम फॉस्फाइड है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 फॉस्फीन. 1 प्रोड्यूस कर रहा है 2 फॉस्फीन. तो हमने अब ये फाइंड करना है कि उसका मास अगर 1 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो अब हम लोगों ने क्या, और क्वेश्चन में भी हमें 1 ही देखा है तो इसका मतलब 1 फॉस्फीन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए. अब हमने फॉस्फीन का मास फाइंड करना है. मास फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास से, मोलर मास से. फॉस्फीन का मोलर मास होता है 34, तो 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 68 ग्राम. मीथानॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 3.50 मोल्स गिवन है मीथानॉल के और हमने ये देखना है कि जब ये बर्न होगा तो इसके रिज़ल्ट में कितना ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगा.
कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा और कितने वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो पहले हमने इन दोनों को यूज़ करना है, बाद में फिर हमने इनको वाटर के साथ भी देखना है। तो जिसको दोनों को पहले यूज़ करना है, हमने इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स यूजेस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 मीथानोल 3 ऑक्सीजन को यूज़ करता है बर्निंग के लिए। तो 1 कितने यूज़ करेगा 3/2, और क्वेश्चन में कितने गिवन है 3.50। तो 3/2 इंटू 3.50 आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ O2। 5.25 मोल्स ऑफ O2 हमारे पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब हम लोगों ने फाइंड करना है वाटर। वाटर फाइंड करने के लिए अब हमने मीथानोल को कंपेयर करना है विद वाटर। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मीथानोल जो हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इट मींस 1 कितने प्रोड्यूस करेगा 4/2। क्वेश्चन में कितने गिवन है 3.50 गिवन है। तो इट मींस के वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे 4/2 इंटू 3.50, और वो आंसर आ जाएगा 7 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो जब भी इक्वेशन आती है आप उसकी क्वेश्चन आता है तो आप उसकी पहले केमिकल इक्वेशन बनाते हो। हमें पता है कि KClO3 जब डिकम्पोज होता है ये प्रोड्यूस करता है KClNO2। अब बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2। अब गिवन है कि 490 ग्राम्स है KClO3 के, और हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन। तो जब भी ग्राम्स आता है आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको मोल में कन्वर्ट करते हो। मोल में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम्स को डिवाइड करते हो उनके मॉलिक्यूलर मास से, और वो आंसर जैसे 122.5 है तो आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद जिन दो चीज़ों को जिसको यूज़ करना है वो लिख लें, और जिसको फाइंड करना है वो सामने लिख लें। फिर आपने देखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 KClO3 जो है वो 3 O2 जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर 2 3 को प्रोड्यूस करें तो 1 कितने को प्रोड्यूस करेगा 3/2 को, और गिवन हमें 4 मोल्स हैं तो 4 मोल्स कितना यूज़ करेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ जाएगा 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस के जो मोल्स हैं वो 6 मोल्स हैं। अब इन मोल्स को यूज़ करके हम मॉलिक्यूल भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो एवोगेड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको पास आंसर आ जाएगा 3.612 इंटू 10⁻24। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप वॉल्यूम के लिए क्या करते हो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो मोलर वॉल्यूम से, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स आपके पास है 6 और वॉल्यूम है 22.414 एंड यू विल गेट volume. Next है 20 gram of H2SO4 on dissolving in water ionizes completely. Calculate number of H2SO4 molecule, number of H plus ions and sulfate ions and mass of individual ion. तो कहा है कि H2SO4 जब पानी में डिज़ोल्व होता है वो 2 H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करता है और एक SO4 आइन प्रोड्यूस करता है। हमें गिवन है कि 20 ग्राम H2SO4 हमने यूज़ किए हैं। तो 20 ग्राम H2SO4 में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर, लेकिन हमें यहाँ पर मास गिवन है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड करने हैं, और जब हम मोल्स फाइंड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.204। अब हमने मोल्स को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और मोल्स अगर हमारे पास 0.204 हैं तो मॉलिक्यूल्स हमें पता है क्या होंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगेड्रो नंबर से, और वो हो जाएगा 1.228 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड नंबर ऑफ सल्फेट आइन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक H2SO4 जो है वो 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स के एक
अगर हमने एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दो मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन के आइंस प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स कि 1.228 × 10⁻23 अगर हम H2SO4 के मॉलिक्यूल लेंगे तो वो कितने हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेगा, 2 × 1.228 × 10⁻23, और जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.456 × 10⁻23। ये हमने H पॉजिटिव फाइंड कर लिया। अब हमने सल्फेट फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक H2SO4 जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 सल्फेट आयन, तो 1.228 × 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, 1.22 × 8 × 10⁻23 ही सल्फेट के आयन्स प्रोड्यूस करेगा। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और लास्ट पार्ट है मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। मास ऑफ इंडिविजुअल आयन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मास, किसी भी इंडिविजुअल आयन के मास को फाइंड करने के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने उनको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीवाइड करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स गिवन है 2.456 × 10⁻23, तो आपने पहले इनको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है इनके मोलर मास से, और हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है 1.008 होता है, तो जो हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1411 ग्राम। इसी तरह अगर हमने सल्फेट का मास फाइंड करना है, तो सल्फेट के मास के लिए भी हमने यही करना है। सल्फेट के जो आयन्स हैं, कितने आयन्स हैं सल्फेट के, 1.228 × 10⁻23। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है अवोगेड्रो नंबर से जो 6.023 × 10⁻23 है, और मल्टीप्लाई कर देना है सल्फेट के मास के साथ। और सल्फेट का मास क्या होता है, 96 होता है। जब हम मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 19.58 ग्राम्स। इसका मतलब ये दोनों का इंडिविजुअल आयन है, तो इंडिविजुअल आयन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो ये है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, कॉमन कंसंट्रेशन यूनिट। तो कॉमनली जो हम कंसंट्रेशन यूनिट यूज़ करते हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपको कोई कहता है कि 18 मोलर सोल्यूशन है, 18 मोलर का मतलब है कि 18 मोल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। या अगर 12.1 मोलर का मतलब क्या होगा, 12.1 मोल्स डिज़ोल्व हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, मतलब हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 12.1 मोल प्रेजेंट है। इसको यूज़ करके हमें ये पता लग जाता है कि अगर किसी चीज़ की मोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसके 1 डेसीमीटर क्यूब में ज़्यादा मोल डिज़ोल्व हुआ है। जैसे अगर कोई कहता है कि ये 10 मोलर है और दूसरी चीज़ 20 मोलर है, तो 10 मोलर का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 मोल डिज़ोल्व हुआ है, और 20 मोलर का मतलब होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 20 मोलर है। इस तरह हमें पता लग जाता है कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। इसको हम डिफरेंट इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज फर्टिलाइज़र एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक plastic. A solution contained 40 gram urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate molarity. Molarity का फॉर्मूला अभी हमने बताया कि मोल्स को आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम हमने डेसीमीटर क्यूब में लेना है। अब मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो यहाँ पर वॉल्यूम, हमें मास गिवन है यूरिया का, तो सबसे पहले आप मास को मोल में कन्वर्ट करो। तो 40 मास आ गया, और यूरिया का मोलर मास कैसे आएगा, जब आप इन सब मासेस को ऐड करोगे तो यूरिया का मोलर मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम क्या 60 से डिवाइड करेंगे, 40/60 करेंगे, तो यहाँ से हमें यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, जो हैं 0.667 मोल्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी के लिए आप क्या करते हो, मोल्स को डिवाइड करते हो वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम आप लोगों ने किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में लेना है, और यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है।
तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वैल्यू को डिवाइड करते हो 1000 से। जब 500 को 1000 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मतलब किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 0.5। तो अब अपने मोल्स 0.667 थे, वॉल्यूम है 0.5, हम डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.334। इट मीन्स कि मोलारिटी क्या है यूरिया की, 1.334 मोलर है ये। नेक्स्ट है 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ AgNO3 solution and added to excess of NaCl, what mass of AgL will be formed। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनानी है कि AgNO3 जब रिएक्ट हमने ऐड किया है NaCl में, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ है AgCl। अगर एक AgCl प्रोड्यूस हुआ होगा, दूसरा क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, NaNO3। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। गिवन है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब AgNO3 का और 0.1 मोलर AgNO3 है और हमने AgCl को फाइंड करना है। 0.1 मोल का मतलब क्या होता है, 0.1 मोल का मोलर का मतलब ये है कि हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 0.1 मोल डिज़ोल्व हुआ है। अब इसका मतलब ये भी है कि 1000, हम ये कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 0.1 मोल AgNO3 का प्रेजेंट है। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोल प्रेजेंट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 डिवाइड बाय 1000 प्रेजेंट होगा और 250 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 डिवाइड बाय 1000 इनटू 250 प्रेजेंट होगा और आंसर इसका आता है 0.025 मोल ऑफ AgNO3। तो ऐसे हम लोगों ने AgNO3 के मोल फाइंड कर लिए, जो आ गया हमारे पास 0.025। और अब हमने फाइंड करना है कि अगर इतने AgNO3 हैं तो कितने AgCl प्रोड्यूस होंगे। तो 12 से हम इन दोनों के दरमियान लाइन ड्रॉ करेंगे, AgNO3 और AgCl। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 AgNO3 प्रोड्यूसेस 1 AgCl। तो इट मीन्स के 0.025 AgNO3 जो है वो 0.025 AgCl प्रोड्यूस करेगा। और हमने AgCl का मास फाइंड करना है, तो मास मोल्स तो हमें गिवन है, तो मोल्स को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, और मोलर मास जो है वो AgCl का अगर आप फाइंड करें वो है 143.5 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.59 ग्राम्स। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 molar sodium sulfate will react with 275 centimeter cube of 0.25 barium solution to completely precipitate barium in solution। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन क्या बनेगी, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, वो बेरियम क्लोराइड से मिलता है जो है BaCl2, जो प्रोड्यूस करेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा NaCl। कितने NaCl, 2 NaCl ये प्रोड्यूस करेगा। अब हमें गिवन क्या है कि 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट है, मतलब 0.5 मोलर ये है और ये रिएक्ट करेगा विद 275 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम। इसका वॉल्यूम है 275 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड हमें इसका मोलारिटी भी गिवन है और वो है 0.25 मोलर। हमने फाइंड ये करना है कि कितने सोडियम सल्फेट का वॉल्यूम, मतलब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें इसके मोल्स भी गिवन है, इसके मोल्स भी गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है M1V1 डिवाइडेड बाय N1। N1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और M2V2 डिवाइडेड बाय N2। तो अगर हम M1V1 इसको कह दें, सोडियम सल्फेट के मोल्स को, मोलारिटी को M1, वॉल्यूम को V1 और नंबर ऑफ मोल्स को N1 कह दें, तो इसको हम N2, M2 और V2 कह देंगे। अब सोडियम सल्फेट को देखें तो सोडियम सल्फेट का जो की मोलारिटी वो 0.5 है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड का जो की मोलारिटी 0.2 है, वॉल्यूम 275 है और
नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 1 है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमने इनका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। Next है potassium chlorate is a white solid. It is used in making matches and dyes. Calculate the molarity of the solution that it contain. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमें मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमने मोलारिटी फाइंड करनी है और मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स 1.5 है और वॉल्यूम हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 0.25। तो आप 0.25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 मोलर। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड टू प्रोड्यूस दिस वर्क। अब डेसीमीटर क्यूब में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स देने के बजाय उन्होंने यहाँ पर हमें मैस दे दिया है। तो सबसे पहले आपने मैस को मोल में कन्वर्ट करना है और हमें पता है कि मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको मोल से डिवाइड करते हैं और KClO3 का जो मोलर मैस है 122.5 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6122। मतलब पहले हमने मोल्स फाइंड किए जो 0.6122 है और वॉल्यूम क्वेश्चन में ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है जो है 1.25। डिवाइड करेंगे, वी विल गेट आंसर 0.4897 मोल। ये पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी की तरफ जाते हैं। पार्ट सी में उन्होंने कहा हुआ है कि मोलारिटी 50 सेंटीमीटर क्यूब है और एक सैम्पल की मोलारिटी हमने फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है और उसका मैस भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर मैस गिवन है, इसका मतलब मैस को हमने पहले कन्वर्ट करना है मोल में और यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। पहले हमने ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मोल में। तो मैस के फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, और मोलर मैस KClO3 का भी हमने बताया 122.5 होता है। तो 122.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00204। इसी तरह हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 1000 से और वो आंसर आ जाएगा 0.05। अब हमारे पास मोल्स भी आ गए हैं और हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। सिंपली अब हम लोगों ने मोल्स को, जो मोल्स आए हैं उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से जो हमने फाइंड किया है, तो हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी और मोलारिटी आ गई है 0.408 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 molar LiOH will completely react with 0.500 decimeter cube of 0.25 molar H2SO4। मतलब हमें LiOH की मोलारिटी गिवन है 0.25 m और हम लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसी तरह हमें H2SO4 की मोलारिटी गिवन है 0.25 और हमें उसका वॉल्यूम भी गिवन है 0.500 डेसीमीटर क्यूब। बेसिकली हमने ये सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। हम दोबारा उसी फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, m1v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल्स टू m2v2 डिवाइडेड बाय n2। m1 है 0.25, v1 हमने फाइंड करना है, n1 इस नंबर ऑफ मोल दैट इज़ 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, m2 आ गया हमारे पास 0.25, v2 गिवन है क्वेश्चन में 0.500 और n2 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 जो है हमारे पास 1 मोल। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब है HCl का और 0.5 मोलर सोल्यूशन है HCl का, और हमने फाइंड करना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड। मतलब हमने ये फाइंड करना है, गिवन हमें ये है। इस वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले हमने HCl के मोल्स फाइंड करने हैं और हमें पता है कि फॉर्मूला होता है मोलारिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, और कौन से वॉल्यूम के साथ, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है। तो हमने 40 को डिवाइड करना है 1000 से, आंसर आ जाएगा 0.04 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.5 को हम जब 0.04 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास HCl के मोल्स आ जाएंगे जो है 0.02 मोल्स।
अब HCl के मोल 0.02 हैं और हमने NaOH के मास फाइंड करना। तो पहले हम इसके मोल फाइंड करेंगे। कैसे? हम कहेंगे, हमें पता है कि HCl को कितने NaOH की ज़रूरत है, तो 1 मोल ऑफ HCl को 1 NaOH की ज़रूरत है। तो 0.02 को कितने की ज़रूरत होगी? 0.02 मोल्स ऑफ NaOH की। लेकिन हमें तो NaOH का मास चाहिए, तो मास फाइंड करने के लिए मोल्स को मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और मोलर मास जो है हमारे पास 40 है NaOH का। आंसर आ जाएगा 0.8 ग्राम। तो ये था टॉपिक 4.1। आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।